तोते की यह 3 बातें अपनी औलाद को जरूर सिखा देना, जो कि भिखारी को भी राजा बना देती हैं। एक समय की बात है, एक जंगल में एक तोता और एक मैना का जोड़ा रहता था। बारिश का मौसम था, रिमझिम रिमझिम बारिश बरस रही थी। तब तोता और मैना एक पीपल के पेड़ की खोख में जाकर बैठ जाते हैं। अब धीरे धीरे मूसलाधार बारिश बरसने लगती है। तभी उनके पास एक कबूतर उड़ता हुआ और भीगता हुआ आता है और उनसे कहता है कि हे तोता, थोड़ी जगह मुझे भी दे दो, मैं बारिश में भीग रहा हूँ। लेकिन उस पीपल की खोख में इतनी पर्याप्त जगह नहीं थी कि उसमें 3 पक्षी बैठ सकें, क्योंकि पहले से ही वहां तोता और मैना दोनों बैठे हुए थे। अब वह कबूतर उनसे जिद करने लगता है और दोबारा कहता है कि हे तोता, आप मुझे बैठने के लिए थोड़ी सी जगह दे दो और मेरी सहायता करो। तब तोता और मैना उस कबूतर को इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर इतनी पर्याप्त जगह नहीं है जो हम आपको बिठा सकें। फिर वह कबूतर गुस्से से लाल होता हुआ कहने लगा कि तुम दोनों मूर्ख तो नहीं हो जो मुझे जगह नहीं दे रहे हो। तब तोता और मैना कहते हैं कि भाई, हमारे पास इतनी पर्याप्त जगह नहीं है, हम दोनों ही बड़ी ही मुश्किल से इसके अंदर बैठे हैं। लेकिन फिर तीसरी बार वह कबूतर कहता है कि तुम दोनों ही मूर्ख हो। फिर तोता और मैना कहते हैं कि भाई, यदि हमारे पास जगह होती तो हम आपको जरूर बिठा लेते, लेकिन आप खुद देख लीजिए, हमारे पास इतनी पर्याप्त जगह नहीं है कि हम आपको बिठा सकें। अंततः वह कबूतर उड़कर उन दोनों पक्षियों के ऊपर जाकर बैठ जाता है। तब वह दोनों पक्षी उसको धक्का मार कर नीचे गिरा देते हैं। वह कबूतर फिर से नीचे से उड़ता है और फिर कहता है कि तुम दोनों बिल्कुल मूर्ख हो, और फिर से उनके ऊपर जाकर बैठ जाता है। और फिर से तोता और मैना उस कबूतर को धक्का मार कर नीचे गिरा देते हैं। इसी तरह से कुछ देर तक चलता रहता है और वह कबूतर उड़ता हुआ उनसे बार बार कहता है कि तुम दोनों मूर्ख हो, तुम दोनों सबसे बड़े मूर्ख हो। हर बार वह कबूतर इसी बात को कहता है और जब वह थक जाता है तो वह कबूतर वहां से उड़ता हुआ चला जाता है और वह दोनों पक्षी उस पीपल की खोख में बैठे रहते हैं। फिर कबूतर के जाने के बाद में मैना तोता से कहती है कि पिया जी, अभी जो कबूतर आया था वह बार बार हम दोनों को मूर्ख बता रहा था। वह कह रहा था कि तुम दोनों मूर्ख हो। वह बार बार इसी बात को दोहरा रहा था। आखिर मूर्ख होता कौन है, मूर्ख होता कैसा है और मूर्ख दिखता कैसा है, आप मुझे इस बात को बताइए। तब वह तोता अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को यदि तुम ध्यान से सुन लोगी तो तुमको यह पता चल जाएगा कि मूर्ख कौन होता है। तब वह तोता अपनी पत्नी को कहानी सुनाता है और उसकी पत्नी बड़े ही गौर से उस कहानी को सुनती है। तोता कहानी शुरू करता है और कहता है कि एक गांव में एक सेठ जी रहा करते थे। उस सेठ के एक लड़का था। सेठ ने अपने लड़के की शादी कर दी और शादी करने के कुछ समय बाद सेठ का लड़का शहर में धन कमाने के लिए चला जाता है। लड़के के जाने के बाद घर पर वह सेठ और उसकी पुत्र वधू दोनों ही रहते हैं। फिर एक दिन सेठ के लड़के की पत्नी पनघट पर स्नान करने के लिए जाती है और वहां पर स्नान करने लग जाती है। तभी उसके पास 3 व्यक्ति आते हैं और कहते हैं कि बहन, हम बड़ी दूर से आ रहे हैं और हमें बहुत जोर से प्यास लग रही है, इसलिए आप हमें थोड़ा सा जल पिला दीजिए। उस वक्त सेठ की पुत्र वधू के बदन पर इतने पर्याप्त कपड़े नहीं थे
क्योंकि वह स्नान कर रही थी। उसी वक्त तीनों व्यक्ति आ जाते हैं और उनमें से एक व्यक्ति कहता है कि हमें पानी पिला दीजिए। तोता कहता है कि हे प्रिय। फिर उस सेठ की पुत्र वधू उन लोगों से पूछती है कि भाई तुम लोग कौन हो? तब उनमें से एक व्यक्ति कहता है कि हम यात्री हैं और हमें बहुत प्यास लग रही है, हमें थोड़ा सा पानी पिला दीजिए। उस व्यक्ति की बात सुनने के बाद सेठ की पुत्र वधू कहती है कि यात्री तो सिर्फ 2 होते हैं, तुम कौन से यात्री हो? अब वह व्यक्ति सोच में पड़ जाता है और सोचने लगता है कि हमें खुद को यह पता नहीं कि हम कौन से यात्री हैं। वह यात्री उस सेठ की पुत्र वधू को कोई जवाब नहीं दे पाता है। तभी दूसरा व्यक्ति कहता है कि मुझे बहुत जोर से प्यास लग रही है और प्यास के मारे मेरे हलक सूखे जा रहे हैं, इसलिए आप मुझे पानी पिला दीजिए। सेठ की पुत्र वधू कहती है कि भाई तुम कौन हो? तब वह व्यक्ति जवाब देता है और कहता है कि मैं अनपढ़ गंवार हूँ, आप मुझे पानी पिला दीजिए। तब सेठ की पुत्र वधू कहती है कि अनपढ़ गंवार तो सिर्फ 2 होते हैं, तुम कौन से अनपढ़ गंवार हो यह बताओ, तभी मैं तुम्हें पानी पिलाऊंगी। लेकिन वह व्यक्ति भी कोई जवाब नहीं दे पाता है और वह भी सोचने लगता है कि मुझे खुद को यह पता नहीं है कि मैं कौन सा अनपढ़ गंवार हूँ। इस प्रकार वह भी कोई जवाब नहीं दे पाता है। फिर तीसरा व्यक्ति कहता है कि बहन जी मुझे पानी पिला दीजिए, प्यास के मारे मेरे प्राण निकले जा रहे हैं, यदि कुछ देर तक मुझे पानी नहीं मिला तो मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। तब सेठ की पुत्र वधू उस व्यक्ति से कहती है कि भाई तुम कौन हो? फिर वह व्यक्ति कहता है कि मैं मूर्ख हूँ, आप मुझे पानी पिला दीजिए। अब सेठ की पुत्र वधू कहती है कि मूर्ख तो 2 होते हैं, उनमें से तुम कौन से मूर्ख हो? अब वह व्यक्ति भी इस सवाल का कोई जवाब नहीं दे पाता है। वह भी बड़ी सोच में पड़ जाता है कि मुझे खुद को पता नहीं है कि मैं कौन सा मूर्ख हूँ। इस प्रकार वह भी कोई जवाब नहीं दे पाता है। तोता आगे कहता है कि हे प्रिय। फिर वह तीनों व्यक्ति प्यासे ही पनघट से जाने लगते हैं और जब वहां से रवाना होते हैं तो सेठ की पुत्र वधू उनसे कहती है कि आप तीनों मेरे घर चलिए, यहाँ से कुछ ही दूरी पर इसी रास्ते पर मेरा घर है, वहाँ मैं आपको जरूर पानी पिला दूंगी। फिर वह तीनों यात्री उस सेठ की पुत्र वधू के घर जाने लगते हैं और उधर सेठ की पुत्र वधू स्नान करके और कपड़े पहनकर अपने घर जाती है। जैसे ही वह तीनों व्यक्ति उस सेठ के घर पहुंचते हैं और साथ में सेठ की पुत्र वधू भी घर पहुंचती है, तभी उसके ससुर की नजर अपनी बहू पर पड़ जाती है। तब उसका ससुर सोचने लगता है कि मेरी बहू किन मर्दों के साथ घूम रही है, इसका पति शहर में धन कमाने के लिए बाहर गया हुआ है और यह पराये मर्दों के साथ घूम रही है। इसी बात को वह सोचने लगता है। उधर सेठ की पुत्र वधू उन राहगीरों को अपने घर ले जाकर पानी पिलाती है और उनसे कहती है कि भाई मैंने तुम्हें पनघट पर पानी इसलिए नहीं पिलाया था क्योंकि मैं स्नान कर रही थी और मेरे बदन पर इतने पर्याप्त कपड़े नहीं थे जो मैं तुम लोगों के सामने खड़ी हो सकूं, इसलिए मैंने तुम लोगों से इतने कठिन सवाल पूछे थे। मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था मैं तुम लोगों को पानी ना पिलाऊं,
इसलिए मैं तुम लोगों को अपने घर लेकर आई हूँ और यहाँ पर तुमको पानी पिलाकर भेज रही हूँ। अब आप बड़े प्यार से पानी पीजिए और अपने रास्ते चल दीजिए। तीनों राहगीर पानी पीकर वहां से चले जाते हैं। उधर सेठ सोचने लगता है कि मेरी बहू बदचलन है, मेरा लड़का बाहर काम करता है और यह पराए मर्दों के साथ घूमती है, पराए मर्दों को अपने घर पर लेकर आती है। यही सोचकर वह दुखी हो जाता है और सोचने लगता है कि यदि किसी व्यक्ति में बीमारी आ जाए तो उसका उपचार जरूरी होता है। यदि समय पर उसका उपचार नहीं किया जाए तो वह बीमारी उसके रोम रोम में रम जाती है और बाद में उससे छुटकारा पाना असंभव हो जाता है। इसी बात को सोचकर वह सोचने लगता है कि अब मेरी बहू का क्या इलाज किया जाए। यह भी बदचलन हो गई है, बदमाश हो गई है, पराए मर्दों के संग घूमती है और इसका पति बाहर रहता है, इसलिए यह बिगड़ चुकी है। अब इसका इलाज किया जाए तो क्या किया जाए। अब वह सोचने लगता है कि क्यों ना मैं इसका फैसला इस नगर के राजा से करवा लूं। इसी बात को सोचकर वह राजा के दरबार में पहुंच जाता है और राजा को वह सारी घटना सुना देता है। तब राजा अपने सैनिकों को आदेश देता है और कहता है कि जाओ और सेठ की पुत्र वधू को तुरंत दरबार में लेकर आओ। तोता आगे कहता है कि हे प्रिय। तभी राजा के सैनिक सेठ के घर जाते हैं और घर जाकर सेठ की पुत्र वधू से कहते हैं कि तुम्हें राजा ने दरबार में हाजिर होने का हुक्म दिया है, तुम दरबार में चलो। तब सेठ की पुत्र वधू कहती है कि भाई आप सबसे पहले अपने राजा से यह पूछकर आओ कि उन्होंने मुझे किस रूप में बुलाया है, बेटी के रूप में बुलाया है या बहू के रूप में बुलाया है या फिर माँ के रूप में बुलाया है, किस रूप में उन्होंने मुझे दरबार में बुलाया है। तब सैनिक वापस आकर राजा के पास आते हैं और राजा से कहते हैं कि महाराज, सेठ की पुत्र वधू ने हमें यह कहकर वापस भेज दिया कि आपने उसे किस रूप में बुलाया है, बेटी के रूप में बुलाया है या बहू के रूप में बुलाया है या फिर माँ के रूप में बुलाया है। तभी राजा बड़ी चिंता में पड़ जाता है कि अब मैं उसे बुलाऊं तो किस रूप में बुलाऊं। फिर राजा अपने मंत्रियों से सलाह लेता है तो मंत्री राजा को सलाह देते हैं कि महाराज, यह सेठ हमारे नगर का सेठ है और इसकी पुत्र वधू हमारी भी बहू लगती है, इसलिए आप उसको दरबार में बहू के रूप में बुलाएं। तब राजा अपने सैनिकों को आदेश देता है और कहता है कि पालकी लेकर जाओ और सेठ की पुत्र वधू को बहू के रूप में लेकर आओ। फिर राजा के सैनिक पालकी लेकर सेठ के घर पहुंचते हैं और सेठ की पुत्र वधू से कहते हैं कि महाराज ने तुम्हें दरबार में बहू के रूप में बुलाया है। तोता आगे कहता है, हे प्रिय। फिर सैनिकों की बात सुनकर सेठ की पुत्र वधू तुरंत पालकी में बैठ जाती है। सैनिक पालकी को उठाकर राजा के दरबार में ले जाते हैं और सेठ की पुत्र वधू राजा के दरबार में हाजिर हो जाती है। तब राजा उससे कहता है, क्या तुम चरित्रहीन हो? तुम्हारा पति विदेश में कमाता है और तुम पराए मर्दों के संग घूमती हो। ऐसा हमारे राज्य में नहीं हो सकता। यदि तुम ऐसा काम करोगी तो हमारे राज्य को छोड़कर जाना पड़ेगा या फिर तुम्हें सजा दी जाएगी। राजा की यह बात सुनकर सेठ की पुत्र वधू राजा को जवाब देती है और कहती है कि महाराज, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ। मुझ पर कलंक लगाने से पहले आप थोड़ा सोच लीजिए। क्या किसी प्यासे को पानी पिलाना या किसी भूखे को भोजन खिलाना कोई अपराध है?
यदि आपके राज्य में ऐसा संविधान है कि किसी भूखे को भोजन खिलाना या प्यासे को पानी पिलाना अपराध है, तो हाँ, हमने अपराध किया है और यह अपराध मैं बार बार करूंगी। सेठ की पुत्रवधू के मुख से यह बात सुनकर राजा बड़ा ही आश्चर्यचकित होता है और कहता है कि तुम मुझे पूरी बात विस्तार से बताओ कि बात क्या है। तब सेठ की पुत्रवधू राजा को पूरी सच्चाई बताती है कि महाराज, मैं पनघट पर स्नान कर रही थी, तभी रास्ते चलते 3 राहगीर पनघट पर आते हैं और कहते हैं कि हमें पानी पिला दीजिए, हमें बहुत जोर से प्यास लग रही है। उस वक्त मेरे बदन पर इतने पर्याप्त कपड़े नहीं थे कि उनके समक्ष मैं खड़ी होकर उनको पानी पिला सकूं, इसलिए मैंने बैठे बैठे उन लोगों से इतने कठिन सवाल पूछे कि वह जवाब नहीं दे सके। उसके बाद उनको मैंने अपने घर भेज दिया और उसके बाद मैं कपड़े पहनकर अपने घर आई। घर आने के बाद उन लोगों को मैंने पानी पिलाकर वहां से भेज दिया। अब इसमें मैंने गलत क्या किया? सेठ की पुत्रवधू की इतनी बात सुनने के बाद राजा कहता है कि तुमने उन राहगीरों से ऐसे कौन से कठिन सवाल पूछे हैं, वह सवाल हमें भी बताओ। फिर जब सेठ की पुत्रवधू उन तीनों सवालों को राजा के समक्ष रखती है तो राजा भी बड़ी सोच में पड़ जाता है। राजा के मंत्री भी सोच में पड़ जाते हैं और उनसे भी इन तीनों सवालों के जवाब नहीं लगते हैं। अंत में राजा परेशान हो जाता है और तीनों सवालों के उत्तर जानने का बड़ा इच्छुक होता है। तब राजा सेठ की पुत्रवधू से कहता है कि बहू, हमारे पास तुम्हारे इन तीनों प्रश्नों के उत्तर नहीं है। हमारे किसी भी विद्वान पंडित के पास इन प्रश्नों के उत्तर नहीं है। हमारे किसी भी मंत्री के पास इन प्रश्नों के उत्तर नहीं है। तो फिर तुम ही हमें इन प्रश्नों के उत्तर बता दो। तब सेठ की पुत्रवधू हाथ जोड़कर राजा से कहती है कि महाराज, यह तीनों प्रश्न बड़े ही अनमोल हैं और उनके उत्तर इससे भी ज्यादा अनमोल हैं। इसलिए आपसे विनती है कि इन तीनों प्रश्नों के उत्तर मैं आपको बता दूंगी, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा? वह कहती है कि महाराज, यदि सौदा हो तो बराबर का हो। वह बड़ी चतुराई से अपने दिमाग का इस्तेमाल करती है। तब राजा बड़ी सोच में पड़ जाता है और अंततः राजा परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि ये तीनों प्रश्न बड़े ही अनमोल हैं और इन तीनों प्रश्नों का उत्तर भी बड़ा ही अनमोल है। इनको जानना बहुत जरूरी है। कहते हैं कि जो राजा मूर्ख हो उसको कोई भी लूट सकता है। फिर राजा ने कहा कि आधे राज पर तुम राज करोगी और आधे राज पर मैं राज करूंगा। तुम अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर हमें बता दो। फिर सेठ की पुत्रवधू पूरी लिखावट करवाती है और आधा राज्य अपने कब्जे में ले लेती है और फिर उन तीनों प्रश्नों के उत्तर बताती है और कहती है कि महाराज, अब गौर से सुनो। मेरा पहला प्रश्न था, यात्री संसार में 2 ही हैं। अब तो यात्री कौन कौन से हैं? पहला है सूर्य और दूसरा है चंद्रमा, जो रात दिन चलते रहते हैं और संसार में भ्रमण करते रहते हैं और संसार को रोशन करते रहते हैं। यही 2 यात्री हैं। मेरा दूसरा प्रश्न था, इस संसार में अनपढ़ और गंवार 2 ही हैं। वह है अन्न और पानी, जो हर किसी के साथ में रहते हैं। विद्वान लोगों के साथ में भी रहते हैं और मूर्खों के साथ भी रहते हैं और उनका लालन पालन करते रहते हैं। यही सबसे अनपढ़ और गंवार हैं, जो अज्ञानी को भी वही स्वाद देते हैं और विद्वान को भी वही स्वाद
देते हैं। मेरा तीसरा प्रश्न था, इस संसार में मूर्ख दो प्रकार के होते हैं। पहला मूर्ख मेरा ससुर है, जो अपने घर की बहू को एक दूसरे से आकर कहता है, जो अपने घर की बात को दूसरों से कहता है, वही सबसे बड़ा मूर्ख होता है। यदि मेरे ससुर ने इस बात को मुझसे पूछा होता तो वहीं पर मैं इनको पूरी सच्चाई बता देती। मेरे घर की इज्जत नीलाम नहीं होती। मेरे घर की इज्जत इस तरह भरे दरबार में उछाली नहीं जाती। मेरे घर की बदनामी नहीं होती। इसलिए सबसे पहले बड़े मूर्ख मेरे ससुर हैं। तब राजा कहता है कि दूसरा मूर्ख कौन है? तब सेठ की पुत्र वधू कहती है कि महाराज, दूसरे सबसे बड़े मूर्ख आप हैं। एक राजा ऐसा होता है जो बिना सोचे समझे कुछ भी फैसला ले लेता है, वही सबसे बड़ा मूर्ख होता है। इसलिए दूसरे सबसे बड़े मूर्ख आप हैं। आप ही ऐसे मूर्ख हैं जो मेरे इन सवालों के बदले में अपना आधा राज्य मुझे दे दिया। अब राजा को गुस्सा आता है, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अब वह भी महारानी बन चुकी थी। अब वह भी आधे राज्य की महारानी है। आधी सेना उसकी है और आधा राज्य भी उसका है। अब वह राजा भी कुछ नहीं कर सकता था। इस तरीके से अपने दिमाग का सदुपयोग करते हुए उस सेठ की पुत्र वधू एक महारानी बन जाती है। फिर तोता अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, सबसे बड़ा मूर्ख वही होता है जो अपने घर की बात को बाहर निकाल देता है, अपने घर की बात को अन्य लोगों से कहता है, अपने घर की बात को एक दूसरे से कहता है, अपने घर की बात को अपने घर में नहीं रखता है, वही सबसे बड़ा मूर्ख होता है। और दूसरा मूर्ख वह होता है जो किसी के भी कहने पर अपना सब कुछ लुटा देता है। यह दो प्रकार के ऐसे मूर्ख होते हैं, इनका कुछ नहीं हो सकता है। तब तोता की पत्नी को समझ में आता है कि संसार में मूर्ख कौन होता है। इसीलिए कहते हैं कि अपने दिमाग का सही समय आने पर जो मनुष्य सही उपयोग करता है, वह अपने जीवन में हमेशा कामयाबी पाता है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और आगे की ऐसी ही कथा कहानियाँ एवं जानकारियों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।